हेलो स्टूडेंट्स, आज हम थिक शेल की थर्ड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं और इस लेक्चर में हम थिक शेल का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जिसका नाम है कंपाउंड सिलेंडर वो पढ़ेंगे और एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। कंपाउंड सिलेंडर की आवश्यकता पड़ती क्यों है और इसे बनाया कैसे जाता है। कंपाउंड सिलेंडर इसलिए बनाया जाता है कि सर्कमफ्रेंशियल स्ट्रेस जब बढ़ जाती है तो उसकी वैल्यू को रिड्यूस करने के लिए हमें, क्योंकि यदि हम पहले से देखते जो आ रहे हैं कि सिग्मा सी सबसे बड़ी स्ट्रेस डेवलप होती है किसी भी शेल में, और यदि उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाए तो वो हमारे लिए थोड़ी सी फेलियर की तरफ पहुंचना शुरू हो जाता है हमारा सिलेंडर। तो उस स्ट्रेस को, ओवरऑल स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए हमें कंपाउंड सिलेंडर की जरूरत पड़ती है। अब कंपाउंड सिलेंडर को बनाते कैसे हैं, इसमें बेसिकली दो ट्यूब्स ली जाती हैं, सिलिंड्रिकल ट्यूब्स, इनर एंड आउटर ट्यूब। और जो इनर ट्यूब की आउटर रेडियस है और जो आउटर ट्यूब है उसकी इनर रेडियस है, उनके बीच का वैल्यू को इस प्रकार से लिया जाता है कि वो कोल्ड कंडीशन में तो एक दूसरे के ऊपर आसानी से ना फिक्स हो पाए। लेकिन अब उन्हें बनाया कैसे जाएगा, तो फिर उनको हम थर्मल एक्सपेंशन के द्वारा, मतलब उन्हें गर्म करके, आउटर ट्यूब को गर्म करके और उसके ऊपर फिट किया जाता है, और वो धीरे धीरे जब ठंडी हो जाती है, ठंडा होना शुरू होती है, तो वो उस इनर ट्यूब के ऊपर अपनी ग्रिप फॉर्म कर लेती है। तो इस प्रकार से हमारा पूरा कंपाउंड सिलेंडर डेवलप होता है। आपके सामने एक डायग्राम बना हुआ है, जिस डायग्राम में आपको इसे मानिए कि यदि हमारा पूरा कोई सिलेंडर है जिसका साइड व्यू यदि देखेंगे तो सर्किल नजर आएगा, तो उस सर्किल का सेंटर इस लाइन को प्रदर्शित कर रहा है, और वहां से R1 जो है वो इनर ट्यूब की इंटरनल रेडियस है, और जो R2 है वो इनर ट्यूब की आउटर रेडियस है। आउटर ट्यूब की इनर रेडियस R2 के बराबर है और आउटर ट्यूब की आउटर रेडियस R3 के बराबर है। तो ये आपको दोनों का जब कंपाउंड सिलेंडर बना दिया गया तब की स्थिति दिखा रहे हैं। और ये जो है बेसिकली ये है जंक्शन, जहां पर दोनों की कॉमन सरफेस मिल रही है, कॉमन सरफेस ऑफ बोथ ट्यूब्स, इनर एंड आउटर ट्यूब्स। यहां पर ये डायग्राम आपको क्या दिखा रहा है कि इनिशियल स्ट्रेस, और ये आपका जब फ्लूइड भर दिया, और ये आपकी फाइनल स्ट्रेस। तो इस डायग्राम को सबसे पहले समझते हैं। जैसे जैसे हमारी इनर ट्यूब, मान लीजिए आपके पास ये इनर ट्यूब है, अब इसके ऊपर हमने एक आउटर ट्यूब जिसको गर्म कर दिया, तो थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वो उसकी रेडियस थोड़ी बढ़ जाएगी, वो एक्सपेंड हो जाएगी। अब जब वो एक्सपेंड हो गई तो हमने उसको इसके ऊपर ऐसे फिट करने की कोशिश करी। अब जब ये ठंडी होनी शुरू होगी तो इस प्रकार से ये इसके ऊपर फिट होगी। तो जो आप यहां पर देख रहे हैं कि जो आउटर ट्यूब है वो इस प्रकार से श्रिंक हो रही है, तो यहां पर उसमें टेंसाइल है, और इनर ट्यूब पर वो कंप्रेसिव की तरह काम कर रही है, कंप्रेस कर रही है उसको, तो यहां पर कंप्रेसिव स्ट्रेस है। यदि हमने फ्लूइड भर दिया तो पूरे के पूरे कंपाउंड सिलेंडर में कैसी स्ट्रेस डेवलप होगी, टेंसाइल। और जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये टेंसाइल थी, ये भी इस वाले पोर्शन में टेंसाइल अब भी है और पहले भी थी, तो यहां पर टेंसाइल की वैल्यू कुछ बढ़ जाएगी। लेकिन इनर ट्यूब में हमारी कंप्रेसिव थी और यहां पे टेंसाइल थी, तो जब इस टेंसाइल में से कंप्रेसिव को माइनस करेंगे तो यहां पर ओवरऑल स्ट्रेस रहेगी तो टेंसाइल, लेकिन उसकी वैल्यू कम हो जाएगी और हमारा पर्पस सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि हमारा पर्पस क्या है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रही है उसका वैल्यू को रिड्यूस करना, इसीलिए हम कंपाउंड सिलेंडर को बना रहे हैं। तो अब इसकी एनालिसिस कैसे करते हैं, इसके ऊपर हर बार एक न्यूमेरिकल जरूर आता है, और किस प्रकार का न्यूमेरिकल आता है वो इस डेरिवेशन के बाद हम करेंगे। तो पहले समझिए
अभी जब केवल हमारी ये ट्यूब बनानी जो बन रही है कि हमने इनर ट्यूब के ऊपर आउटर ट्यूब को गर्म करके और फिर ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, तो उस समय की स्थिति में हमारी जो कंडीशन होगी वो क्या होगी, तो उन्हें हम इनिशियल स्ट्रेस के नाम से कह रहे हैं कि उस कंडीशन में कितनी स्ट्रेस कहां पर डेवलप हो रही है ये निकालने की कोशिश कर रहे हैं हम, और किस कहां पर, इनर ट्यूब और आउटर ट्यूब पर। अभी कोई फ्लूइड तो भरा ही नहीं गया है। अब हमने क्या एज्यूम कर लिया कि लेट R2 इज द रेडियस एट कॉमन सरफेस, जो अभी आपको मैंने बताया कि R2 क्या है, कॉमन सरफेस की रेडियस, और P इज द श्रिंकेज प्रेशर, आउटर ट्यूब के द्वारा इनर ट्यूब पर जो श्रिंकेज प्रेशर काम कर रहा है उसकी वैल्यू को मैंने P मान लिया। तो इनर ट्यूब की कंडीशन क्या होगी समझिए, एट R बराबर R1, क्योंकि फ्लूइड तो है ही नहीं तो सिग्मा R बराबर 0, एट R बराबर R2 सिग्मा R बराबर श्रिंकेज प्रेशर, इनर ट्यूब के आउटर सरफेस पर जिसे हम कॉमन सरफेस कह रहे हैं, तो उस पर श्रिंकेज प्रेशर काम कर रहा है, तो वहां पर सिग्मा R की वैल्यू श्रिंकेज प्रेशर के बराबर होगी। ये आपकी दूसरी इक्वेशन जनरेट होगा। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके हमने ए और बी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और जब ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट हो गई तो सिग्मा सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है आउटर ट्यूब। अब इस आउटर ट्यूब की बात करें तो एट R बराबर R2 सिग्मा R बराबर P श्रिंकेज प्रेशर के, तो एट R बराबर R2 सिग्मा R बराबर P, तो यहां पर B1 अपॉन R2 स्क्वायर माइनस A1 बराबर P, और इसकी आउटर ट्यूब की आउटर सरफेस पर कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा है, तो एट R बराबर R3 सिग्मा R बराबर 0, तो B1 अपॉन R3 स्क्वायर माइनस A1 बराबर 0। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन को सॉल्व करके हमने A1 B1 की वैल्यू निकाल ली, और फिर से सिग्मा C को हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपकी दो इनिशियल स्ट्रेस तो आपने निकाल ली और हमारा कंपाउंड सिलेंडर जनरेट हो गया। अब आप इस डायग्राम को इस प्रकार से समझिए कि ये जो डायग्राम है ये इस प्रकार का है कि इसमें ये है आपकी कॉमन सरफेस, लेकिन जब ये कंपाउंड सिलेंडर बन गया तो अब आपको केवल दो ही चीजें नजर आएंगी, इनर एंड आउटर। ये आपकी है R1 और ये है आपकी R3। अब इसमें हमें फ्लूइड भरना है, फ्लूइड भर दिया, तो फ्लूइड भरने के बाद स्ट्रेस ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, तो अब हम इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंगली काम करेंगे। अब इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ है उसका प्रेशर आपने मान लिया P1, लेट फ्लूइड प्रेशर इज P1, तो एट R बराबर R1 सिग्मा R बराबर P1, तो यहां से B2 अपॉन R1 स्क्वायर माइनस A2 बराबर P1, एक इक्वेशन ये जनरेट हो गई हमारे पास, और एट R बराबर R3 सिग्मा R बराबर 0, क्योंकि हमारे बाहर से कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा। फिर से इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हमने A2 B2 निकाला और सिग्मा C की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो देखिए ये जो आपने स्ट्रेस निकाली है वो ये वाली स्ट्रेस निकाली है, ये जो आपने स्ट्रेस निकाली है ये वाली स्ट्रेस निकाली है, इन दोनों को ऐड करेंगे तब हमारे पास फाइनल स्ट्रेस डेवलप होगी। तो फाइनल स्ट्रेस विल बी इक्वल्स टू इनिशियल स्ट्रेस प्लस स्ट्रेस ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, और इसको हमें एक टेबुलर फॉर्म में जनरेट करना है। सिग्मा सी की वैल्यू निकाल रहे हैं और हमें यह भी पता लगेगा कि स्ट्रेस रिड्यूस हुई या नहीं हुई। तो इनिशियल स्ट्रेस निकालेंगे सबसे पहले, कहां पर, इनर ट्यूब के दोनों वैल्यूज पर सिग्मा सी की वैल्यू, ये जो सिग्मा सी निकाला था हमने यहां पर, इसकी वैल्यू R1 और R2 पे निकाल करके यहां पे वैल्यू पुट करेंगे। फिर यहां से जो A1 B1 निकला था सिग्मा सी की वैल्यू हमारे पास यहां से R2 और R3 पे निकालेंगे, उसको यहां पे पुट करेंगे। फ्लूइड प्रेशर के द्वारा हमारे पास A2 B2 आया था, तो यहां से सिग्मा सी के फॉर्मूले में A2 B2 की वैल्यू पुट करके R1 R2 और R3 तीनों पे वैल्यू निकालेंगे और उन वैल्यूज को यहां पर पुट कर देंगे।
उनको ऐड कर देंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहां पर स्ट्रेस आ जाएगी फाइनल, इन दोनों को ऐड करेंगे यहां पर, इसी प्रकार से आप फाइनल स्ट्रेस को निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये तो था इसका थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम एक न्यूमेरिकल के द्वारा इसको समझते हैं, और जो न्यूमेरिकल मैं आपको कराने जा रहा हूं इसी के ऊपर बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल लास्ट ईयर आया है, और बहुत ही आसान न्यूमेरिकल आते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत है सिर्फ। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि एक कंपाउंड सिलेंडर बनाया है जिसकी कंपाउंड सिलेंडर की इनर एंड आउटर डायमीटर हमें दे रखी है। ध्यान से समझिएगा, कंपाउंड सिलेंडर की इनर का मतलब D1 180 mm और आउटर का मतलब D3 300 mm। डायमीटर ऑफ कॉमन सरफेस, इसका मतलब ये क्या दे रखा है हमें, D2 240 mm। प्रेशर एट कॉमन सरफेस, ये में क्या दे रखा है, P 12 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फ्लूइड प्रेशर 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Find the final stresses developed in the compound cylinder। तो स्टूडेंट्स करते हैं इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। कंपाउंड सिलेंडर दे रखा है जिसकी इनर एंड आउटर डायमीटर दे रखी है आपको, तो हमें D1 और D3 दे रखा है। कॉमन सरफेस की डायमीटर दे रखी है तो वो D2 है, जहां पर दोनों ट्यूब को हमने आउटर वाली ट्यूब को हमने गर्म करके इनर वाली ट्यूब पर फिट किया है, तो वो दोनों का कॉमन सरफेस मतलब R2। तो सबसे पहले हम R1 R2 R3 निकाल लेते हैं। यदि हम R1 की बात करें तो 180/2 90 mm या 0.09 मीटर। R2 बराबर 240/2 इक्वल्स टू 120 mm, तो 0.12 मीटर। R3 बराबर 300/2 बराबर 150 या 0.15 मीटर। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें क्या निकालना है, इनिशियल स्ट्रेस। और वो भी किस में निकालनी है, इनर ट्यूब में भी आउटर ट्यूब में भी। तो इनर ट्यूब की बात करते हैं। अभी इसमें फ्लूइड नहीं भरा गया है, केवल कंपाउंड सिलेंडर बन रहा है। बाहर वाली ट्यूब इनर ट्यूब पर जो हमने एक्सपेंड करके गर्म करके चढ़ाई है वो अब ठंडी हो रही है। तो सबसे पहले इनर ट्यूब की बात करेंगे। इनर ट्यूब के लिए एट R इक्वल्स टू R1 सिग्मा R बराबर 0, क्योंकि इनर ट्यूब में अभी कोई भी फ्लूइड नहीं आया है, अभी तो केवल उनके कूलिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो 0 इक्वल्स टू B/R1, R1 है हमारा 0.09 का होल स्क्वायर माइनस A।
दूसरा निकालेंगे एट r इक्वल्स टू R2 बराबर 0.12 मीटर, सिग्मा r बराबर श्रिंकेज प्रेशर। तो श्रिंकेज प्रेशर कितना दे रखा है 12। तो 12 इक्वल्स टू b अपॉन 0.12 का होल स्क्वायर माइनस a। पहली इक्वेशन ये हो गई, दूसरी इक्वेशन ये हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2 मैं a और b की वैल्यू स्टूडेंट्स आपको बता रहा हूं। -27.41 एंड 0.222। a इक्वल्स टू माइनस का 27.41 एंड b इक्वल्स टू माइनस का 0.222। a और b की वैल्यू आ गई तो हमारे पास सिग्मा c की इक्वेशन बन गई b अपॉन आर स्क्वायर प्लस a। तो माइनस का 0.222 अपॉन आर स्क्वायर प्लस, और प्लस की बजाय माइनस ही आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है ऑलरेडी 27.41। जब हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गई तो सिग्मा सी की वैल्यू हम R1 R2 दोनों पे निकालेंगे। तो एट R इक्वल्स टू R1 इक्वल्स टू 0.09 मीटर, सिग्मा सी R1 पर B अपॉन तो माइनस का 0.222 अपॉन 0.09 का होल स्क्वायर माइनस 27.41, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। और एट R इक्वल्स टू R2 0.12 मीटर, सिग्मा सी R2 इक्वल्स टू माइनस का 0.222 अपॉन 0.12 का होल स्क्वायर माइनस 27.41। ये दोनों वैल्यूज मैं आपको बता रहा हूं कितनी आई हैं। 54.82, 42.82, 54.82 एंड माइनस का 42.82। yes, unit will be same, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी R1 और R2 पर आ गई है। और कौन सी आई है इनिशियल स्ट्रेस में इनर ट्यूब की। तो ये वैल्यूज हम यहां पर पुट कर देते हैं स्टूडेंट्स। तो माइनस का 54.82 और माइनस का 42.82। अब हम वैल्यूज निकालेंगे इनिशियल स्ट्रेसेस की ही आउटर ट्यूब पर। तो आउटर ट्यूब के लिए क्या होगा कि एट R इक्वल्स टू R2 कितना है 0.12, सिग्मा R बराबर श्रिंकेज प्रेशर, और श्रिंकेज प्रेशर कितना है 12 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप इस वैल्यू को पुट करेंगे सिग्मा R के लिए। तो B12 विल बी इक्वल्स टू B1 अपॉन 0.12 का होल स्क्वायर माइनस A1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 3 जनरेट हो गई। और एट R इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू 0.15 मीटर, सिग्मा R बराबर 0, क्योंकि आउटर ट्यूब के बाहर वाले हिस्से पर कोई भी प्रेशर काम नहीं कर रहा। तो 0 इक्वल्स टू B1 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर माइनस A1। ये आपकी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके A1 और B1 की वैल्यू मैं आपको बता रहा हूं कितनी कितनी आई है। 21.33 एंड 0.48, 21.33 एंड 0.48। जब ये वैल्यू हमारे पास आ गई तो सिग्मा सी बराबर हो गया 0.48 अपॉन R स्क्वायर और प्लस
21.33। अब इसकी वैल्यू R2 और R3 पे निकाल लेते हैं। तो एट R2 इक्वल्स टू 0.12 सिग्मा C एट R2 विल बी 0.48 अपॉन 0.12 का होल स्क्वायर प्लस 21.33। ऐसे ही एट R3 0.15 मीटर, ये भी मीटर है, तो सिग्मा C बराबर R3 बराबर 0.48 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 21.33। इन दोनों की जो वैल्यू आई है 54.66 एंड 42.66, 54.66 एंड 42.66 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आप अपने सिग्मा सी के जो ये वैल्यूज आ रही हैं इनके साइन के अकॉर्डिंगली भी अपने क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं कि इनर ट्यूब के लिए कंप्रेसिव स्ट्रेस ही आनी चाहिए, आउटर ट्यूब के लिए टेंसाइल स्ट्रेस ही आनी चाहिए। यदि इनके साइन कहीं पर बदल रहे हैं तो आप ये समझ सकते हैं कि आपने कहीं क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक कर दी है। अब इन दोनों वैल्यूज को भी स्टूडेंट्स हम यहीं पे लिख लेते हैं, 54.66 एंड 42.66। तो अब हमारी इनिशियल स्ट्रेसेस आ गई जिनकी वैल्यू हमने यहां पर पुट भी कर दी है। अब हमें निकालना है फाइनल फ्लूइड के द्वारा कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है। अब आपका कंपाउंड सिलेंडर जनरेट हो गया, और उसमें आपने फ्लूइड को भर दिया। अब उस फ्लूइड की वजह से कितनी स्ट्रेस डेवलप हो रही है वो हमें निकालनी है। तो स्ट्रेसेस ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर, तो स्टूडेंट्स इसमें क्या करेंगे हम इसमें कंपाउंड सिलेंडर को मानेंगे केवल, ये R1 हो गया और ये बाहर वाली हो गई R3, और इसके अंदर का प्रेशर है P1 जो फ्लूइड का प्रेशर है, और बाहर से कोई प्रेशर काम नहीं कर रहा। तो इसमें हमारी दो इक्वेशन कौन कौन सी बनेंगी, एट R इक्वल्स टू R1 बराबर 0.09 मीटर, सिग्मा R बराबर किसके, फ्लूइड प्रेशर के P1 के, कितना है 90 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि अब तो हमने कंपाउंड सिलेंडर बना लिया, उसके अंदर फ्लूइड को भर दिया। तो इसकी इक्वेशन बन गई 90 इक्वल्स टू B2 अपॉन 0.09 का होल स्क्वायर माइनस A2। इक्वेशन नंबर 5 हो गई आपकी। एट R इक्वल्स टू R3 इक्वल्स टू 0.15 मीटर, सिग्मा R बराबर 0, क्योंकि बाहर से तो कोई प्रेशर है ही नहीं। सो 0 इक्वल्स टू B2 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर माइनस A2। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके, मतलब फ्रॉम 5 एंड 6, A2 बराबर और B2 बराबर कितना है ये मैं आपको बता रहा हूं, 50.61 एंड 1.139, 50.61 एंड 1.139। जब आपके पास A2 B2 की वैल्यू आ गई तो सिग्मा C बराबर हो गया आपका B अपॉन R स्क्वायर प्लस A। सिग्मा C की वैल्यू निकालिए, सिग्मा C R1 पे भी, सिग्मा C R2 पे भी, और सिग्मा C R3 पे भी। कितनी है, 0.09 पर, 0.12 पर और 0.15 पर।
तो ये हो गया 1.139 अपॉन 0.09 का होल स्क्वायर प्लस 50.61, 1.139 अपॉन 0.12 का होल स्क्वायर प्लस 50.61 एंड द 1.139 अपॉन 0.15 का होल स्क्वायर प्लस 50.61। ये वैल्यूज हमारी क्या क्या आई हैं ये मैं आपको बता देता हूं। 191.23 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 129.71 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज 101.23 मेगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को यहां पर पुट कर दीजिए क्योंकि ये कौन सी निकल के आई है सिग्मा सी की वैल्यू ड्यू टू फ्लूइड प्रेशर। तो 191.23, 129.71 यही यहां पर आएगी 129.71 और लास्ट हो गई आपकी 101.23। अब इनको ऐड करेंगे तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 136.41, 86.89, 184.31 and 143.89, 143.89। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से हम कंपाउंड सिलेंडर के न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। 3 ही स्टेप हैं, आसान न्यूमेरिकल है लेकिन कैलकुलेशंस है। आसान कोई मतलब ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन कैलकुलेशन में जरा सी मिस्टेक हुई तो पूरा क्वेश्चन खत्म हो सकता है। 10 नंबर का क्वेश्चन हर बार आता है और लगभग यही इसी पैटर्न पे आता है। तो आज हमारी जो प्रेशर वेसल वाली यूनिट है वो न्यूमेरिकली भी और थ्योरेटिकली भी खत्म हो जाती है। लेकिन जो नेक्स्ट कुछ दिनों में मैं आपको एक वीडियो डालूंगा जिसमें जो पिछले कुछ सालों के आए हुए क्वेश्चंस हैं इस पर्टिकुलर यूनिट के, वो लगभग सारे क्वेश्चन, वो वीडियो थोड़ी सी लंबी तो जरूर होगी क्योंकि उसमें मैं 4 से 5 क्वेश्चन पिछले 5 सालों के न्यूमेरिकल उस वीडियो में सॉल्व करवाऊंगा, जिससे कि हम पुराने जितने भी आए हुए क्वेश्चन हैं उनको एक बार समझ लें, जिससे कि यदि उसी प्रकार का क्वेश्चन लगभग रिपीट भी होता है तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन न्यूमेरिकल करने में कोई भी परेशानी ना हो। सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जिससे कि आपको नई वीडियो तुरंत प्राप्त हो। थैंक यू वेरी मच।